हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देख लेते हैं जो डीएलएड का पेपर हुआ था तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो डायरेक्टली हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और इस वाले पार्ट में हम जो भी मैथ के 50 क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। इसमें गिवन है यदि 2 = 2 इस तरीके से गिवन है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि x का मान क्या होगा। तो देखो इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1/4, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3, क्योंकि हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो 4 × 3 = 12 + 1 = 13, तो ये आ जाएगा 13/4। और जब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पे रेसिप्रोकल करके तो आ जाएगा 1 + 4/13। ठीक है, मैं नीचे वाले पार्ट को लिख रहा हूँ। जब आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 13 + 4, ये आ जाएगा आपका 17 + 13। ठीक है, तो इस तरीके से मीन्स 2 = x + 1 ये आ जाएगा 17/13। ठीक है, जब अब मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई करूँगा तो आ जाएगा 2 = x + 13/17। और यहाँ से x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 2 - 13/17। और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 34 - 13/17। और ये आ जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे 34 में से 13 को तो 21/17। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में गिवन है आपके पास इस तरीके की टर्म है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सब में क्या है 999 है। ठीक है, आगे और उसके बाद क्या है जो 1/7, 2/7 इस तरीके से टर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितनी बार आया है। ठीक है, तो ये टर्म हमारा आया है टोटल 6 टाइम्स। तो हम इसको ईजिली सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, जो ये 999 है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमको इसकी कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी। और जो बाकी रिमेनिंग है हम उसको भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे ये है 1/7, ये 2/7 और इस तरीके से गिवन है 6/7 तक। ठीक है, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 1000 × 6 6000 हो जाएगा और उससे मीन्स 6 टर्म कम है। तो इसको आप इजीली लिख सकते हो कितना जाएगा 5994। और जब हम इनको ऐड करेंगे 1 से लेके जो 6 तक की टर्म है, क्योंकि सब में डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 1 से लेके जो 6 तक का सम होता है ये होता है 21, तो आ जाएगा 21/7। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 5997। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन गिवन है। आपको यहाँ पे बताना है इसकी वैल्यू गिवन है ये, और आपको बताना है y - x/y + x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे x/y कितना आ जाएगा, x/y आ जाएगा 0.05/1.5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5/150। और यहाँ पे आ जाएगा 1/30। मीन्स x की वैल्यू कितना है 1 और y की वैल्यू है 30। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। y की वैल्यू है यहाँ पे इस वाली टर्म में रख देंगे हम। y की वैल्यू है 30 - 1 और x की वैल्यू है 1, तो 30 + 1 तो आ जाएगा 29/31। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो कुल में उसे कितने प्रतिशत वेतन की हानि हुई। ठीक है, अब देखो ए है जो, सबसे पहले मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो टोटल इनकम है वो कितना है 100 है। ठीक है, अब हमने उसको क्या किया 50% घटा दिया। तो अगर मैं इसको 50% से घटा दूंगा तो मीन्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 का 50 रह जाएगा, क्योंकि 50% हमने क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, तो इसका वैल्यू रहेगी 50। उसके बाद बोला है कि उसके बाद में हम उसको 50% बढ़ा दिया है। अब देखो हम इसमें अगर 50% का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो 50 का 50% कितना होता है, मतलब इसमें मेरे को 25 को ऐड करना पड़ेगा। तो 50 + 25 कितना हो गया 75। तो अभी पूछ रहा है कि कुल में उसे कितने प्रतिशत वेतन की हानि हुई। ठीक है, तो टोटल कितने की हानि हुई, पहले 100% था, अब बच गया 75, तो टोटल हानि हो गई 25% की। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि उसको 25% की हानि हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक चतुर्भुज के 4 कोण हैं। ठीक है, इस अनुपात में गिवन है 3:7:6:4। तो आपको बताना है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग क्या है। ठीक है, तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो कि इस तरीके से लिख सकते हो। सबको आप एज्यूम कर लो 3x + 7x + 6x + 4x, क्योंकि हमको पता है जो चतुर्भुज होता है उसके सारे कोणों का योग कितना होता है, ये होता है 360। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 + 3 10 + 16 + 4 20, तो 20x = 360। और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18। ठीक है,
अब x की वैल्यू अगर 18 आ गई, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है 7x, और सबसे छोटा कोण कौन सा है 3x। तो इनका पूछ रहा है कि इन दोनों के योग कितना होगा। तो 7 और 3x ये टोटल कितना आ गया 10x। ठीक है, अब आपको बताना है 10x की वैल्यू कितनी होगी। x की वैल्यू 18, तो 10 × 18 कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण है उसका सम होगा 180 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 240 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, और यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है आपके पास 240। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे पास हुए हैं, ठीक है, और जो फेल हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। जो पास हुए हैं उनका औसत गिवन है हमारे पास 35 अंकों का 35 है, और उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है। ठीक है, जो पास हुए हैं उनका औसत कितना है 39 है, और जो फेल हुए हैं उनका औसत कितना है 15 है। ठीक है, और जो टोटल जो 240 छात्र हैं उनका औसत कितना है 35 है। तो इनको हम क्या करते हैं मिडिल में लिख लेते हैं एलिगेशन में। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और जब आप 35 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो मीन्स जो पास वाले छात्र हैं जो फेल वाले छात्र हैं उनका रेशियो कितना है 20:4 है। अब देखो यहाँ पे टोटल छात्रों की संख्या गिवन है 240। तो मीन्स अगर 20 + 4, अगर 24 की वैल्यू 240 है, ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब यहाँ पे पूछा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी, और उत्तीर्ण पास वाले छात्र कितने हैं 20। तो यहाँ पे इसको 10 को हम क्या करेंगे, जब एक की वैल्यू 10 है तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनकी संख्या कितनी होगी, तो उनकी संख्या होगी 200। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 62 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 31 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 899 है उसमें हम क्या करेंगे 62 को ऐड कर देंगे, क्योंकि तभी तो हमारे पास 62 क्या होगा शेषफल बचेगा जब हम उसको 899 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप सम करोगे तो आ जाएगा आपका 1, 6 और 9। ठीक है, आगे आपका 961। अब उसी संख्या को अगर 31 से भाग करते हैं, ठीक है, अब इसी को हम अगर मैं 31 से भाग करता हूँ तो हमको बताने कि कितना शेषफल रिमेनिंग रहेगा। तो इसका देखो कितनी बार डिवाइड हो गई 3 टाइम्स, तो आगे 93, यहाँ पे 3 रिमेनिंग आ जाएगा, तो 1 में यहाँ पे कैरी कर लेता हूँ। तो ये देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पे शेषफल बचेगा कुछ नहीं, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास इस तरीके से टर्म गिवन है और आपको बताना है कि ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इनको हमको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, हम इसमें क्या करेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 5 + 2√3, और नीचे है 7 + 4√3। ठीक है, जब हम इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7 - 4√3, और यहाँ पर आ जाएगा ये 7 - 4√3। ठीक है, हमने क्या किया इसी वाली टर्म से यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये ऊपर वाली टर्म है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे वाली टर्म है इसको भी हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास, जब इस 5 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 7 से तो आ जाएगा 35, फिर मैं इस 5 को मल्टीप्लाई करूँगा -4√3 से तो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये -20√3। इसी तरीके से अब मैं इसका 7 का मल्टीप्लाई करूँगा 2√3 से तो आ जाएगा 14√3, और -2√3 इंटू -4√3 तो आ जाएगा 4 × 2 8, और 8 × 3 24। और यहाँ पर जो नीचे वाले टर्म है ये किस वाली टर्म में, ये है आपका a + b और a - b की फॉर्म में, तो आ जाएगा फॉर्मूला a² - b² के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, और 4√3 का स्क्वायर आ जाएगा 4 × 4 16 × 3 48। ठीक है, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 में से अगर मैं -24 करूँगा तो आ जाएगा 11, माइनस यहाँ पे ये वाली यहाँ पे 20 में से जब हम यहाँ पे 20 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -6√3,
और डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस वाले को इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू है a + b √3 के बराबर। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो a की वैल्यू है 11 और b की वैल्यू है -6, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 11 और b की वैल्यू आ जाएगी -6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है a b का 150% है, तो b a + b का कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ, ये a है और ये b है, ठीक है। लिखा है a b का 150% है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले a की वैल्यू आ जाएगी ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो b की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150% गिवन है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 150, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है तो b a + b का कितना परसेंट है, तो a + b की वैल्यू आ जाएगी 150 + 100 कितना आ जाएगा 250। अब पूछा है कि b a + b का कितना परसेंट है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, b अपॉन में a + b × 100। अगर हमको परसेंटेज निकालनी b की विद रिस्पेक्ट टू a + b, तो यहाँ पे b की वैल्यू है 100 और a + b की वैल्यू है 250 और परसेंटेज की टर्म में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इससे कट हो जाएगा ये 4 टाइम्स, तो 10 × 4 40%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो b है वो a + b का कितना परसेंट है, 40% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, +1। वह सबसे बड़े ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा जो सबसे बड़ा वो कौन सा होगा, -1, ठीक है। तो इनका गुणनफल कितना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन करके और यहाँ पे ये सबसे छोटा वाला ये क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है और +1 क्या है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। तो इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि कोई संख्या है जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे जहाँ y कोई एक अंक है, तो y का आपको बताना है कि न्यूनतम संभावित मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा तो उसका रूल क्या होता है कि उस नंबर का अगर मैं सम करूँगा तो क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 6 + 7 + y + 1 + 9, ठीक है। तो इनका मैं जब सम करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 + 1 7 7 14 और 14 और +9 23, ठीक है। तो ये आ गया y + 23। अब क्या करना है, मेरे को जो सम आया है ना इसको मेरे को 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल होता है 9 का, अगर उनका सम 9 से डिवाइड होता है तो नंबर 9 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब मैं इसको जब 9 से डिवाइड करूँगा तो आप बताओ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये कंप्लीट 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 9 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27। तो मेरे को 23 में क्या ऐड करना है कि ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 23 में मेरे को 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 27 आएगा जो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहीं पे पूछ रहा है कि y का न्यूनतम मान कितना होगा, तो न्यूनतम मान कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो जो क्रमागत संख्याएं होंगी तो कौन कौन सी होंगी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं बताइए जिसका 3 क्रमागत सम प्राकृतिक, हाँ तो देखो जो सम संख्या होंगी, ठीक है। तो सम कौन कौन सी होंगी, सबसे छोटा नंबर 2 है, ठीक है, फिर उसके बाद होगा 4, फिर होगा 6। तो पूछा है कि जो इनका क्या होगा, गुणनफल सदैव विभाज्य होगा। तो अब मैं इनको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 8, 8 × 6 48, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या होगी तो आपको बताना है वो किससे डिविजिबल होगी, ये होगी 48 से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे परंतु 9 से भाग देने पर कोई भी शेषफल न बचे।
ठीक है। अब देखो 9 से भाग देने पर कोई भी शेषफल ना बचे, ठीक है। तो अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है। अभी मैंने आपको बताया था 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि हम उस संख्या को क्या करेंगे, सम करेंगे, और अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या क्या होगा, डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ये कितना आ रहा है, ये 9 और 2 11 और 1 18, ठीक है। एक इसका सम आ रहा है, बाकी इनमें देख लेते हैं इसका तो समान ही रहा, ठीक है। 3 6 3 ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 3 2 5 6 ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। 9 से डिवाइड का रूल क्या होता है कि उनका सम 9 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है, 9, ठीक है। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या बतानी है आपको, ठीक है। अब देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो उनमें शेषफल हमेशा 3 बचना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, 729, क्योंकि जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमेनिंग आपको दिख रहा है 725, तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 शेष बचेगा, तो ये नंबर तो हो नहीं सकता। मतलब इस तरीके से मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे 243 है, तो जब आप इसको 4 5 6 और 8 से डिवाइड करोगे तो हमेशा देख लेना आप शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो एक कम्प्लीटली डिवाइड भी हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि ये टर्म गिवन है और आपको इसका मान बताना है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 16 का पावर गिवन है 0.16। अब देखो यहाँ पे देखो ये दोनों की बेस सेम है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 की पावर आ जाएगा 0.16 प्लस 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 की पावर 0.2 इंटू 2 की पावर 0.2, ठीक है। अब देखो इसको हम फर्दर सिम्प्लीफाई करेंगे तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, उसकी पावर में आ जाएगा 0.2 इंटू 2 की पावर 0.2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 इंटू 0.2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 इंटू 2 की पावर 0.2। अब देखो दोनों के बेस हो गए तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 0.8 प्लस 0.2 की जगह 1, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1 2, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि चाय की कीमत 20% बढ़ने पर एक आदमी अपनी खपत को 20% कम कर देता है, तो चाय पर उसका खर्च कितने % कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो अगर चाय की कीमत को 20% बढ़ा दिया है, ठीक है, 20% बढ़ाने का अर्थ क्या होता है, 20% का अर्थ होता है 1/5, मतलब हमने क्या किया, 5 में 1 बढ़ा दिया, मतलब ये लगा लो कि कोई 5 की चीज़ अब कितने की हो गई है, 6 की हो गई है, ठीक है। फिर उसने बोला है कि वह आदमी अपनी खपत की 20% कम करता है, मतलब पहले मान लो 1 kg लाता तो उसमें वो 20% लाता है। तो अब देखो कम के टर्म में क्या होगा, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, तो मतलब पहले अगर कोई आदमी 5 यूज करता था तो अब वो कितना करेगा, कुछ करेगा, मतलब 5 को कितने में चेंज कर दिया, 4 में, तो 20% की खपत होगी। अब तो ये पूछ रहा है कि उसका खर्च कितने % कम हो जाएगा, ठीक है। अब खर्च, अब देखो खर्च वाली टर्म क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 × 5 25, और जो पेंशन वाली चीज़ है उसने कर दी है 4 कितना गया 24, मतलब 25 से अब कितना कर दिया 24 कर दिया। तो हमको इसको अगर परसेंटेज में देखना है तो इसको मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आएगा, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 96 आ जाएगा। तो 100 से अब कितना 96 हो गया, मतलब कम हो गया 4% का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखो आप इसको ना इस तरह से देखो कि मान लो कोई वो चाय थी जो रुपये की थी, उसकी वैल्यू हो गई है 120, ठीक है। अब देखो जब उसने 50% कम किया, ठीक है, खपत, तो इस तरीके से आप समझ लो 20% का कम कर कितना होता है, 20% का अर्थ हो गया कि कोई 100 की चीज़ थी अब कोई 80 यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसका प्राइस उसमें क्या कर सकते हैं 20% कम किया, तो मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं 0.8 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एक की जगह हम कितना यूज करें, क्योंकि 0.8 यूज कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई होगा 0.8 से फिर आपको पता चलेगा कितना आएगा 96, तो यहाँ पर देखो कितना परसेंट हो जाएगा खर्च, तो हम कहते हैं 96 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 आ जाएगा, -4। तो इस तरीके से आप कर सकते हो जो उसका खर्च है कितना परसेंट मिलेगा 4%, तो यहाँ पर आपको अभी कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.6, यहाँ पे 1.2, यहाँ पर 4.8, ये आपको सॉल्व करना है, एलसीएम कोई नहीं करना चाहिए, कोई नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर ये 3.6 होगा, ठीक है, और ये 1.2 होगा 4.2, मेरे को स्प्रिंट यहाँ 3.6 होना चाहिए, तो फिर इसका आंसर 4.4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से करते हैं इस तरीके क्वेश्चन का, तो देखो हम इस तरह कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल को आएंगे, मतलब एक नंबर 36, एक नंबर है 12 और इधर है 48। तो 30 को क्या लिख सकता हूँ, जो प्राइम फैक्टर है उसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू और 48 में लिखता हूँ पावर 4 इंटू की पावर 1, ठीक। तो देखो यहाँ पे निकालना है, वैसे हम निकल के करेंगे, इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर पावर 4 और 3 वाले पर बड़ी पावर 3 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेगा आपका
18 × 9 आएगा 144। तो हम क्या डेसिमल रिमूव करते हैं ना, तो हमको डेसिमल डालना पड़ेगा, तो 1494। तो अगर यहाँ पे 3.6 होता तो इसका आंसर 1494, अगर 0.6 है तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में गिवन है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका एल 54 है, तो संख्याओं का क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, अनुपात मैंने गिवन पूरी, ठीक है, और उनका एल से मैंने आपके पास 54, तो आपको इजीली कर सकते हो कि उनमें क्या होंगे, 54 है तो अभी ऊपर 9 मल्टीपल होगा, यहाँ पे आप देखो 9 18 9 क्या 27, ठीक है। इस तरीके आप इजीली देखोगे तो 18 और 17 क्या आता है, बड़ी बना है, ठीक। पूछ रहा है तो संख्याओं का योग होगा, इन दोनों को समझेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उन संख्याओं का योग 45। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इस वस्तु पर 10%, 20% और 25% की छूट दी, ठीक है, क्रमशः। तो आपको बताएं कि वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी। चार्ज कम गया। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्रमशः छूट देनी है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि कोई सामान है, ठीक है, कोई वस्तु है, मान लो 100 रुपये की है, ठीक है। अब मैंने उसमें क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया। जब मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो इसमें से मैं 10 रुपये कम कर दूंगा, तो 100 रुपये की चीज़ कितने की हो जाएगी, 90 रुपये की हो जाएगी। अब उसमें बोला कि उसने फिर से 20% का डिस्काउंट दिया, इसमें अगर मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 90 का 20% कितना आ जाएगा, 18 रुपये। तो इसमें से मैं 18 रुपये कम कर दूंगा, तो 90 में से 18 गए तो ये बच जाएगा आपको 72। फिर उसके बाद उसने एक और छूट दी, कितने परसेंट की, 25% की, ठीक है। तो 25% का अर्थ क्या होता है, 1/4, तो 72 का 1/4 कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। 18 चौको 72, तो इसमें से मेरे को फिर 18 रुपये घटाने पड़ेंगे, तो फिर एक कितना रह जाएगा, 54। मतलब कोई 100 रुपये की चीज़ थी, अब कितने की दे रहा है, 54 रुपये की दे रहा है। तो पूछ रहा है कि वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी। तो 100 रुपये की चीज़ अगर मैं 54 रुपये में दूंगा तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 46% का, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 46% का छूट दे रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि ए सी से 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है तो ए और बी में कितना परसेंट अधिक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने इस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे गिवन है ए सी से 50% अधिक है, ठीक है। तो ए है वो कितना है, 150, क्योंकि सी को अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 100, तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए बी से कितना परसेंट अधिक होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो ए है वो बी से कितना परसेंट अधिक होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो ए बी से कितना अधिक है, सबसे पहले तो ए है जो ये बी से कितना अधिक है, 25 अधिक है, ठीक है। तो आ जाएगा 25, और किसकी रिस्पेक्ट में बताना है, बी की रिस्पेक्ट में बताना है। तो बी की रिस्पेक्ट में बताना है तो बी नीचे आ जाएगा यहाँ पे 125 × 100, ठीक है। इस तरीके से हम परसेंट को इली निकाल सकते हैं। तो इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5, और इसको मैं 100 को डिवाइड करूँगा तो 20%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो ए है वो बी से कितना परसेंट अधिक है, 20%।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 162 है। यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो तीनों संख्याओं के वर्गों का योग होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है। ठीक है, आपको ऐसी संख्या बतानी है, मान लो कोई 3 संख्या है, उनका सम कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए और उनका गुणनफल होना चाहिए 162। ठीक है, जब सम करेंगे तो 18 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 162। और ये भी लिखा है यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है। ठीक है, अब देखो 162 है ना, तो यहाँ पे 6 + 2 + 1 ये 9, मतलब 9 का मल्टीपल है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, तभी तो इसका गुणनफल कितना आएगा, 162 आएगा। तो मीन्स इस तरीके से मैं देखो एज्यूम कर सकता हूँ कि एक संख्या क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, अब बोला है कि ए और बी का सम सी के बराबर है, लिखा है ना यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो पहले 5 और 4 दो संख्या, उसका सम भी 9 होता है, तो 5 + 4 + 9 क्या ये 18 आ रहा है। ठीक है, 18 तो आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई देख लेता हूँ, क्या 162 आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, तो मतलब ये संख्या मैंने गलत एज्यूम की। ठीक है, 4 और 5 और 9 तो नहीं हो सकती। अब दूसरा मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो कि ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ ये है आपका 3 और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ 6। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 + 6 और ये 18 आ गया। और इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, कितना आता है, 6 × 3 18 और 18 × 9 162। ठीक है, तो मीन्स ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स जो ये नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3, 6 और 9। ठीक है, इस तरीके से आप रेंडमली मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब देखो ये पूछा है तो तीनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, तो आप इजीली इनका वर्ग कर सकते हो। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। तो यही पूछ रहा है कि इन तीनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा, तो इनको आप ऐड कर लो तो आ जाएगा 116। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो जो बल्लेबाज है जब उसने 16 पारी खेली होंगी, देखो 17वीं पारी में तो उसने 87 रन बनाए, मान लो 16 पारी तक उसका एवरेज था x। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अब उसने जब 17वीं पारी खेली तो उसका एवरेज कितना बढ़ गया, क्या 3 बढ़ गया। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, कितना हो गया होगा उसका एवरेज, x + 3। ठीक है, अब वो बता रहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, x + 3 की वैल्यू बतानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि देखो 16 पारी तक उसने टोटल कितने रन बनाए थे, 16x। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसमें फिर 17वीं पारी में कितने रन बनाए, 87 रन। जब उसने इतने रन बनाए तो टोटल मैच कितने खेल दिए उसने, 17 खेल दिए, और 17 पारी के बाद एवरेज कितना हो गया, x + 3। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे फिर आप x + 3 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 16x + 87 × 17x + 51। यहाँ से आ जाएगा x, 17 में से 16 को घटाया तो x, और 87 में से मैं 51 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 36। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 36। लेकिन पूछा कि 17वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, और 17वीं पारी के बाद औसत कितना, x + 3। तो x मतलब इसमें 36 में मैं 3 को ऐड कर दूँगा तो कितना आ जाएगा, 39। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको इसका मान बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये है 998। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से एज्यूम कर लेता हूँ कि 1000 में से 2 कम है। ठीक है, 1000 में से कितना है, 2 कम है। जो दूसरा नंबर है वो 1000 में से 3 कम है और -45। और नीचे भी मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ, ये 100 में से 2 कम है और ये 100 में से 3 कम है। अब देखो इसको हमको ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि टर्म थोड़ा बड़ी हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 6 टाइम 0 आ जाएंगे और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2 × 2 × 1000 तो आ जाएगा -4000। अब यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर इसी तरीके से, और ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9
और 3 इंटू 2 6 इंटू 1000 आ जाएगा 6000 और -45, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर 1000, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 1000, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab तो आ जाएगा 600। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब मैं ना इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ तो मैं यहीं पे साइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस है, तो ये वाला जब ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा नेक्स्ट वाली टर्म में, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जब ब्रैकेट ऑन करूँगा तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाली टर्म से ये कट जाएगा, ठीक है, और इस वाली टर्म से ये कट जाएगा। अब ऊपर रिमेनिंग कितना रहेगा, 6000 में से 4000 गए तो 2000 माइनस 9 और प्लस का 4 है ये, तो माइनस का टर्म बच जाएगा -5 और ये -45 एज इट इज़ रहेगा। और नीचे बच जाएगा आपके पास 600 में से 400 गया तो 200 और -9 प्लस 4 कितना आ जाएगा -5। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2000 में से 50 को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 1950 और नीचे 195 तो आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, इस तरीके से क्या एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी जो साइड गिवन है, ये गिवन है 14 वाले, उसके खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, इसके अंदर जो सर्कल आएगा ना उस तरीके से आएगा, ठीक है। जब इसका अंदर आप सर्कल बनाओगे तो जो सर्कल होगा ना उसका जो डायमीटर होगा ना वो 14 होगा। सबसे पहले माइंड में आना चाहिए। तो उसका अगर डायमीटर होगा 14 तो उसका रेडियस कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा 7। अभी पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो अब आप इसका इजीली एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। एरिया होगा पायर स्क्वायर तो 22/7, आर कितना इसका 7, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 7 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो 22 गुणा के 7 कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है और इसमें गिवन है कि ये पाई चार्ट गिवन है नीचे और यहाँ पे बताया गया है कि जो परिवार है उसका जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, खर्चे हैं, उनको दर्शाया गया है। जैसे कपड़ों में 10% खर्चा करता है, एजुकेशन में 25%, किराए में 15%, भोजन में 35% और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो कितने 15% है। अब यहाँ पे गिवन है यदि परिवार की कुल मासिक आय 25,000 रुपये है तो भोजन और किराए पर खर्च की गई राशि कितनी होगी। अब देखो, भोजन और किराए पर, भोजन पे की गई 35 और किराए पे की गई 15%, तो टोटल कितना हो गया 50%। तो बता रहा है कि अगर टोटल आय 25,000 है, ठीक है, मासिक आय, तो टोटल कितना खर्चा हुआ, तो वो आप निकाल लो 25,000 का 50%, ठीक है। तो आप उसको इजीली भी सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा 12,500, ठीक है। इससे काटोगे तो और 2500 गुणा के 5 करोगे तो 12,500 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि परिवार की कुल आय 25,000 है तो आपको शिक्षा पर किया गया खर्च कितना होगा, ठीक है। शिक्षा पे कितना है 25%, तो 25% को आप लिख सकते हो 1/4। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6250, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो देखो, इस वाले केस में क्या करते हैं हम, जिसमें हमारे पास पावर गिवन है, जैसे 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। तो यहाँ पे जो भी पावर है ना, हम उनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। किस तरीके से, जैसे ये है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। तो मैं इनको क्या करूँगा 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा जो भी पावर है, ठीक है। इनको मैं करूँगा 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और यहाँ पे टर्म क्या है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 12 है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर हैं। मैंने क्या किया जो उनके पावर्स हैं उनका मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया और उससे मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जो उनके डिनोमिनेटर है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3,
6 की पावर 2 और 12 की पावर 1। अब देखो इसमें 2 की पावर 6 ये कितना होता है 64, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 6 की पावर स्क्वायर 6 की पावर 2 36 और 12 की पावर 1 12। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 81, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है आपकी बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 6% ब्याज दर पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है, तो आप इसको सिंपल क्वेश्चन से भी कर सकते हो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, जनरल सा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे भी रख दोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। साधारण ब्याज की वैल्यू है 120। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको बताना है, रेट है 6, टाइम गिवन है 10 साल अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1200 पी इंटू 6, और इसको मैं नीचे ले लेता हूँ तो 6, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है, तो ये पूछा है कि मूलधन क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है किसका मान कितना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 169 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप इसका अंडर रूट से हटाओगे इसको, तो आ जाएगा 13। अब 212 में जब आप 13 को ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 225। तो कितना बच जाएगा आपके पास, इस तरीके से देखो आप ये बच जाएगा 610 प्लस रूट में 225। जब इसको भी आप बाहर निकालोगे तो कितना बच जाएगा 15, क्योंकि किसका वर्गमूल है 15 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 610 प्लस 15 कितना आ जाएगा 625, और जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। अब देखो अगर 25% छात्र फेल हो गए तो पास कितने होंगे 75%। ठीक है, अब देखो 75% की वैल्यू दे रखी है 450। ठीक है, 75% की वैल्यू दे रखी है 450 जो पास हो गए। ठीक है, जो सफल हुए। अब देखो 75 की वैल्यू अगर 450, तो यहाँ से आप इजीली 1% की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450 बटा 75 गुणा के 100। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका तो 1% की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितना 6 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है कि टोटल कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो टोटल छात्र कितने होंगे 100%। तो 1% की वैल्यू अगर 6 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, और बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए करते हैं 20 डेज में। ठीक है, 20 दिन में। तो आपको बताना है यदि ए बी और सी एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, और इसको हम मानते हैं टोटल वर्क। ठीक है, तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी किस तरीके से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी की 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। और इसी तरीके से सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम 60 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा 3। अब ये पूछा गया कि अगर तीनों मिलके काम करें तो कितना दिन में पूरा करेंगे। तो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप जब इन सबको ऐड करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी आपको यहाँ पे दिख रही कितने आ गई 5 4 9 और 5 4 9 3 12। ठीक है, 12 आ गई। तो यहाँ से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, ए बी सी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई। आप 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वर्क हमारा कितना है 60 है। ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी 6 है, तो 60 वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो। तो टोटल निकालना है आपको, तो कैसे निकाल सकते हो, टोटल वर्क ठीक है अपॉन उनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो टोटल काम है 60 और एक दिन में करते हैं 6, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि इसका विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई वस्तु है, ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ उसका वैल्यू है 100 रुपीज़,
उसको मैंने 25% लाभ पर बेचा। अगर मैं इसको 25% प्रॉफिट में बेचूंगा तो कितने की बेचूंगा? 125 की। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि इसका विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो मतलब अभी जो सेलिंग प्राइस 125 था, अगर मैं उसको डबल करूँगा तो कितना हो जाएगा? 250। तो बता रहा है कि अब लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो 100 रुपये की चीज़ अगर मैं 250 रुपये में बेच रहा हूँ तो कितने % का मुझे फ़ायदा होगा? अब देखो टोटल फ़ायदा कितना हो रहा है? 100 रुपये की चीज़ 250 में बेची तो टोटल फ़ायदा हो रहा है 150 रुपीज़ का। ठीक है, और ये निकालना है किस पे? ये हमेशा निकलता है क्रय मूल्य पे। तो 100 × 100 तो कितने का मेरे को फ़ायदा हो रहा है? 150% का। तो यही पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा 150%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1/x की वैल्यू ये है, तो आपको बताना है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पर इस वैल्यू को रख देता हूँ तो आ जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा a का क्यूब। ठीक है, a का क्यूब में कितना आ जाएगा? इसको देखो मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर ये आपका x प्लस 1/x, अच्छा इस दोनों तरफ में चलो क्यूब कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ फॉर्मूले में रखता हूँ तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x, ये आ जाएगा 1/x मल्टीप्लाई में, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी की वैल्यू है x प्लस 1/x। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास ये √3 का क्यूब आ जाएगा 3√3। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3√3, और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस इस x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है? √3 रख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है √3 और इक्वल टू आ जाएगा 3√3। तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 3√3 माइनस 3√3। ठीक है, इसको मैं इधर ले गया तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो यही पूछा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 0। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या करना है? इसका एवरेज बताना है। ठीक है, इनका औसत बताना है इन संख्याओं का जो गिवन है आपके पास 3/2, 9/10, 5/4। ठीक है, इन सब संख्याओं को आपको औसत बताना है। तो देखो औसत कैसे बता सकते हो आप? तो औसत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबको सम करना पड़ता है और डिवाइड करना पड़ता है कि टोटल कितने नंबर है। जैसे टोटल कितने 6 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको इनका सम करना पड़ेगा। तो सम करने के लिए कैसे करेंगे हम इनका? हम यहाँ पे देखो जो भी इनके डिनोमिनेटर है ना, इनमें देख लेते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो देखो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखो जब एलसीएम 60 आ गया तो अब मैं इसको देखो किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मतलब मेरे को इसमें किसको ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, इसको मतलब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 30 × 3 90। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको मेरे को 10 × 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 × 6 आ जाएगा 54। इसी तरीके से यहाँ पे 4 × 15 करना पड़ेगा, तो 15 × 5 आ जाएगा 75। फिर इसी तरीके से ये 10 टाइम्स, तो 7 × 10 70, 9 × 3 आ जाएगा 27, और 11 × 4 आ जाएगा 44। ठीक है, इन सबको जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा ये, और ये अपॉन में डिनोमिनेटर में तो 60 है ही। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा? इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5 + 4 9, 9 + 4 13 + 7 0, और ये आ जाएगा 4 और 2 6 + 7, फिर 7 5 और 9, तो 36। ठीक है, तो इसको मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो सम कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, और टोटल संख्याएँ कितनी है? 6 हैं, तो अपॉन में 6 करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए, तो 6/6 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 3 की पावर x + y = है 81, और 81 की पावर है x - y = 3 है, तो आपको x का मान बताना है। तो देखो अब एक चीज़ बताओ, 3 की पावर x + y = 81 गिवन है, तो मेरे को पता है कि जो 3 की पावर 4 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 81 होती है। तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी आ गई? 4।
ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 4 कितना होता है 81। अब इसी तरीके से बोला है कि 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो 81 की पावर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो इसकी पावर होगी ना x माइनस वाई की, इसकी वैल्यू होगी 1/4। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू 4 है ना, तो इसकी वैल्यू होगी 1/4 तभी तो 3 आएगा। ठीक है, तो मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अब मेरे को इनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये वाली टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ये 2 टर्म आ गई, तो एक तो हो जाएगी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 × 4 16। अब मैं इसको इन दोनों टर्म को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ठीक है, जब ऐड करूँगा तो 4 + 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x और इससे एक कट जाएगा और ये आ जाएगा 17। 16 + 1 17, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 17/8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 17/8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास एक नीचे फिगर गिवन है और यहाँ पे दे रखा है ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है। तो दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है इसका पेरीमीटर कितना होगा। अब देखो सबसे पहले अगर ये 42 है, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी है, तो 42 को हमको सबसे पहले 3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा कि कौन सी लेंथ कितनी है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, तो मीन्स ए से लेके बी तक की लेंथ है 14, सी से लेके डी तक की लेंथ है 14 और बी से लेके सी तक की लेंथ है 14। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो हमको बताना है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसमें मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, जो छोटा वाला सर्कल है एक तो उसका ये सर्कम्फ्रेंस निकालना पड़ेगा हाफ का, और एक हमको बड़े वाले का सर्कम्फ्रेंस निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमको सी डी और ए बी को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा कि इसका पेरीमीटर कितना है। तो देखो सबसे पहले मैं करता हूँ, ये जो छोटा वाला है ना सर्कल, मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूँ। अभी कैसे निकलेगा, अब देखो ये अगर टोटल 14 है, ठीक है, मैं ये वाला बना रहा हूँ यहाँ पे, ये बी सी और ये कर्व है। ठीक है, मेरे को केवल अभी कर्व का ये पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, इसका तो इसकी लेंथ कितना है 14 है ना टोटल, तो ये डायमीटर है इसकी, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को इसका निकालना है कि इसका पेरीमीटर कितना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr टोटल, अगर मेरे को कंप्लीट सर्कल का निकालना है। लेकिन ये तो हाफ सर्कल है, तो इसका कितना आ जाएगा हाफ 2πr। ठीक है, 2πr कितना है 7 है छोटे वाले के केस में। तो जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा, इससे इसको डिवाइड करूँगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 22 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे को बड़े वाले का भी निकालना है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला है इसका मेरे को निकालना है, ये ए है और ये डी है। ठीक है, इसका मेरे को क्या निकालना है, हाफ का मेरे को पेरीमीटर निकालना है। तो देखो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 14 और प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 21 इसकी लेंथ आ जाए, ये रेडियस आ जाएगी यहाँ से लेके 20 तक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 21। तो इसका भी मैं निकाल सकता हूँ, आधा सर्कल है हाफ 2πr 2π और r कितना है 21, तो इससे कट जाएगा, इससे कट ये आ जाएगा 3 टाइम, तो आ जाएगा 22 × 3। ठीक है, तो आ जाएगा 3 ये 66 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने क्या किया, एक तो बड़े वाले का निकाल दिया और एक छोटे वाले का मैंने पेरीमीटर निकाल दिया। ठीक है, ये एक मतलब ये मेरे को पता लग गया और एक मेरे को ये पता लग गया, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा। ये कितना आ गया 22 और ये 66, और इसके साथ साथ मेरे को क्या ऐड करना है, एक ए बी का लेंथ और एक सी डी का लेंथ। तो ए बी 14 और ए बी 14 है, तो इनको मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा टोटल 28। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 8 और 2 10 और 6 16, एक रिमेनिंग, और यहाँ पर आ जाएगा 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो आ जाएगा 116। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो इसकी जो पेरीमीटर होगी, इसका टोटल लेंथ होगा 116 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जो 166 है उसको हम रोमन में किस तरीके से लिख सकते हैं।
तो ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे 166 है, इसको सबसे पहले मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 100 + 60 + 6 में। अब जो 100 है, हम 100 को किस तरीके से लिखते हैं? 100 को लिखते हैं हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है, रोमन नंबर में। और 60 को डिवाइड करते हैं हम 50 + 10। तो 50 को डिवाइड मतलब हम डिनोट करते हैं L से, और 10 को डिनोट करते हैं X से, और 6 को हम डिनोट करते हैं VI से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऐसा टर्म है CLX VI। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, आपको x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है कि x + y का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x + y = आएगा √5 + √3 अपॉन में गिवन है √5 - √3। इसका सम करना है √5 - √3 अपन में आ जाएगा √5 + √3, ठीक है। तो देखो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इनकी जो डिनोमिनेटर है हम इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये √5 + √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 - √3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएंगे a + b, और a - b की टर्म में तो a² + b² हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ अभी, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा +2, √5 × √3 आ जाएगा √15, और यहाँ पर फिर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 5 + 3 - 2 √15, और डिनोमिनेटर में रहेगा आपके पास √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। अब जब में इससे एक कट जाएगा और यहाँ ऊपर बचेगा 5 + 3 8 + 8 16, और नीचे बचेगा 2, और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि इसका मान कितना होगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक धनराशि दो व्यक्तियों के बीच 3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे की तुलना में 20 रुपये कम है तो वह धनराशि क्या है? अब देखो सबसे पहले ये जो धनराशि है वो 3:5 है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। अभी बता रखा है कि यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे की तुलना में 20 कम है, इस 2 की वैल्यू बता रखे हैं इन्होंने 20 है, ठीक है। 2 की वैल्यू अगर 20 है, अब बता रखा है उन्होंने, तो वह धनराशि कितनी होगी? अब देखो धनराशि हमने क्या एज्यूम की है 3:5, मतलब टोटल कितनी है 3 + 5 8 है धनराशि, ठीक है। 2 की वैल्यू अगर 20 है तो 8 की वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 2 की वैल्यू अगर 20 है तो 8 की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये कुल धनराशि होगी, ये होगी 80 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है, इसको केवल सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो 14 है, ठीक है, 14 - 12, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 14 में से 12 गया तो 6 रिमेनिंग रह जाएगा, 6 × 3, ठीक है। ये अंदर बच जाएगा -18, ठीक है। अब ये जो -18 है, अब यहाँ पे ये सिंबल ये डिवाइड का या किसका, चलो डिवाइड का एज्यूम कर लेता हूँ मैं, इसको कम्प्लीटली दिख नहीं रहा है ये। तो 6 - 6 इंटू ये आ गया आपके पास -48 डिवाइड बाई, ठीक है, ये आ गया आपका, ओके सॉरी ये 14 - 2 है ना, तो 2 और ये -6 आ जाएगा, ठीक है, -6 और ये +7। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, आ जाएगा 6 - 6 ये -48 डिवाइड बाई -6 +7। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 8 × 6 48 +7, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, नहीं 13, ठीक है। तो ये 13 - 48 तो आ जाएगा -35, ठीक है। तो इसी टर्म की वैल्यू पूछा है और इसकी वैल्यू आ जाएगी -35। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 144 गुना है। ठीक है, इस तरीके से गिवन है हमारे पास। मान लो एक कोई वृत्त है छोटा वाला और एक कोई ये बड़ा वृत्त है। ठीक है, गिवन है कि उनका क्षेत्रफल एक दूसरे का, मान लो ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, और उनका एरिया गिवन है 1, मतलब इसका अगर 1 है तो इसका है 144। तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? अब देखो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। जो ये गिवन है ये हमको क्या गिवन है, इनका एरिया गिवन है। मतलब इस तरीके से आप लगाओ, अगर छोटा वाला सर्कल है और बड़ा वाला सर्कल है तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर। जो छोटा वाला होगा उसका एरिया कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर। और बड़े वाले का एरिया गिवन है 144, छोटे का गिवन है 1। तो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R2/R1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा ये अंडर रूट 144 का ये 12 हो जाएगा, तो 12/1। अब जो हमारे जो परिधियाँ होती हैं ना, अब आपको ये पता होना चाहिए जो पेरीमीटर है वो किस पे डिपेंड करती है, R पे डिपेंड करती है, जबकि एरिया किस पे डिपेंड करता है, R के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो परिधि होगा उसका रेशियो किसके टर्म में होगा, R की टर्म में होगा। तो R1 जो ये R2/R1 है ना, तो यही क्या होगा, जो उनकी परिधियों का अनुपात होगा उसी के रेशियो में होगा। तो आ जाएगा 12:1 के अनुपात में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कोई एक टैंक है जो 2/5 भाग भरा है। यदि इस टैंक में 160 लीटर पानी डाल दिया जाए तो इसका 6/7 भाग भर जाता है। तो इस टैंक की क्षमता क्या होगी? तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, जो आप इनको इजीली ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे टैंक का भाग गिवन 2/5 जो भरा है। ठीक है, और फिर बाद में बोला कि हमने अगर उसमें 160 लीटर पानी डाला तो कितना हो गया, तो इसका 6/7 भाग भर जाता है। ठीक है, अब आप देखो इसके ऑप्शन में इसके जो डिनोमिनेटर उसमें 5 भी और 7 भी, मीन्स इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो डिनोमिनेटर को अगर मेरे को नॉर्मल करना है तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब मेरे को ऐसा टर्म देखना है ऑप्शन से जिसमें 35 आ रहा हो, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, 350। चलो अब मैं ऑप्शन से पिक कर लेता हूँ कि मान लो उस टैंक की जो क्षमता है वो है 350 है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। मान लो कोई टैंक है, उसका 2/5 भाग भरा है। ठीक है, अब बताओ अगर कोई टैंक 350 लीटर का है तो उसका 2/5 भाग कितना होगा। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, 2/5 भाग भरा है इसका, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 70। तो 70 × 2 कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, मतलब उस टैंक का 140 लीटर के नीचे भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं केवल ऑप्शन से पिक कर रहा हूँ कि सही है नहीं है, फिर पता चलेगा हमें। ठीक है, फिर मैंने बोला कि इसमें मैंने 160 लीटर पानी डाला है। मान लो मैंने 160 लीटर और इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, तो कितना हो गया 160। ठीक है, 160 लीटर इसमें पानी डाला तो 160 और 140 कितना हो गया टोटल। ठीक है, इनको मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 160 और 140 टोटल 300 लीटर। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करना है जो 300 लीटर है क्या वो 6/7 भाग है टंकी का कि नहीं है। अगर ऐसा आ गया तो समझो फिर हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमने टोटल एज्यूम किया 350 लीटर की टंकी है, उसका 6/7 भाग निकाल लेते हैं कि कितना है। अगर ये 300 आ गया तो समझो हमारा ऑप्शन सही पिक किया है। अब मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया 50, और 50 × 6 300। तो मतलब बिल्कुल सही, ये भी मैच हो रहा है और ये दोनों का सम भी कितना 300 लीटर मैच हो रहा है। तो मीन्स हमने जो ऑप्शन पिक किया वो सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो टंकी है उसका जो टोटल कैपेसिटी वो कितना है, 350 लीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 15 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ कि टोटल कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा। तो आ जाएगा 15 × 8/12, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 से, तो ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, तो उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, 5 दूना 10, सॉरी। ठीक है, 10 डेज में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक डीलर अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर तथा बची हुई वस्तुओं का लागत मूल्य पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हो कि मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसने 3/4 भाग को 20% भाग में बेचा। तो मैं मान लेता हूँ कि उसने टोटल 4 वस्तु ली, क्योंकि 3/4 है, और वो चारों वस्तु मान लो 100 रुपये की लाया। ठीक है, चारों वस्तु कितने की लाया, 100 रुपये की लाया।
अब उसने 3/4 भाग मतलब 3 वस्तुओं को कितना पे बेचा, 20% के मुनाफे पे बेचा, मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने की बेची, पहले 120 में, दूसरी भी 120 में, तीसरी भी 120 में, और जो चौथी है उसने बोला ना फिर बची हुई वस्तुओं का लागत मूल्य पर बेच देता, मतलब जितने रुपए की लाया उतने में बेच दी चौथी वस्तु को। ठीक है, तो बताना है कि उसको पूरे सौदे में कितने % का फ़ायदा हुआ। तो देखो कितने रुपए लगे उसके लाने में, इन सबको ऐड कर लो। टोटल रुपए लगे 400 और बेचा कितने में, इन सबको ऐड कर लो। ठीक है, तो ये टोटल उसने बेचा 460 रुपये में, मतलब 400 की चीज़ बेची 460 में। तो आपको बताना कि टोटल कितने % का फ़ायदा हुआ। तो देखो 400 की चीज़ अगर कोई 460 में बेचेगा तो टोटल 60 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। और कितने रुपए में फ़ायदा हुआ, 400 रुपये में, क्योंकि उसका क्या क्रय मूल्य है, तो गुणा गए 100। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15%। तो उसको टोटल कितने % का फ़ायदा हुआ, 15% का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2 की पावर x इक्वल टू है 64। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास तो देखो 2 की पावर x अगर 64 है तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से गिवन है -3 y की पावर गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है -243। तो आपको पता है 3 की पावर कितना होगा कि ये 243 आ जाए, तो 3 की पावर होता है जब 5 टाइम्स हम करेंगे तो 243 मिलेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये पूछा कि x प्लस वाई का मान कितना होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5 है, तो 6 + 5 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है राहुल की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु के आधे से 3 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले राहुल अपने पिता से 21 वर्ष छोटा था, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमको यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मान लो राहुल की आयु को मैं R से डिनोट करता हूँ और उसके फादर की आयु को मैं F से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी राहुल की वर्तमान आयु, ठीक है, ये मैं मतलब प्रेजेंट आयु मान रहा हूँ। ठीक है, R और F को। ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु, ठीक है, R है, उसके पिता की आयु के आधे से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो उसके फादर की आयु कितनी है, उसके पिता की आयु के आधा, तो F/2 से 3 वर्ष अधिक है, तो मतलब इसमें +3 ऐड करूँगा तो राहुल की वर्तमान आयु के बराबर है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है कि 5 वर्ष पहले, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले राहुल की आयु कितनी रहेगी, R-5, उसी समय उसकी फादर की आयु कितनी रहेगी, F-5। ठीक है, क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले राहुल अपने पिता से 21 वर्ष छोटा था, तो मतलब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 21 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये इसके बराबर आएगा। अब आपको बताना कि राहुल की वर्तमान आयु क्या है, मीन्स आपको यहाँ पे R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं पहली वाली इक्वेशन आ जाएगी 2R, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को बना रहा हूँ मैं, 2R इक्वल टू आ गया F+6। ठीक है, और जो नीचे वाली इक्वेशन है जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R21 में से इसको मैं जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो R+16 इक्वल टू F-5, और यहाँ से आ जाएगा R-F इक्वल टू -21। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो इक्वेशन है 2R इक्वल टू ये ऊपर वाली F+6, या इसको मैं इधर ले लेता हूँ -F इक्वल टू 6। ठीक है, और ये यहाँ पर है R-F इक्वल टू -21। अब यहाँ पे देखो इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, तो 2R में से R गया R, इसमें से कट जाएगा, और 21 + 6 कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, तो राहुल का यही पूछा था कि करंट आयु क्या है, ठीक है, प्रेजेंट आयु, तो R इक्वल आ जाएगा 27। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 27। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक संख्या और उसके 2/5वें भाग के बीच का अंतर 510 है। ठीक है, तो मान लो कोई संख्या x है और उसके 2/5 भाग आ जाएगा 2/5 का x, और इनका डिफरेंस गिवन है 510। तो उस संख्या का 10% क्या है। ठीक है, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दो और उसका 10% हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो आ जाएगा ये 5x - 2x आ जाएगा 3x इक्वल टू 510 गुणा के 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 170। ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, 170 × 5, तो x की वैल्यू आ गई 850।
अब इसका 10% आप इजीली निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 85। ठीक है, 850 का 10% कितना होता है 85, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उस संख्या का 10% होगा 85। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 6250 पर 12% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी साल में अर्धवार्षिक रूप से हम ब्याज लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो 12% का प्रतिवर्ष की दर से है तो ये हाफ ईयरली अगर लगेगा तो ये हो जाएगा 6, और जो टाइम है हम उसको 1 ईयर की जगह एज्यूम कर सकते हैं 2। तो जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, तो हम इसको इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ये फर्स्ट हाफ ईयर का ये लगेगा और सेकंड हाफ ईयर का कुछ इंटरेस्ट लगेगा और जो पहले इंटरेस्ट लगा है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब देखो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। जो 6250 है ना उसका 6%, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हाफ ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका 6% कितना आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 से डिवाइड करूँगा तो 62.5 इंटू 6, तो ये इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 विथ 30 और ये 62 इंटू 6 ये आ जाएगा 375। ठीक है, तो मतलब जो आधे साल तक उस पर ब्याज लगेगा ना 6250 पे, वो लगेगा 375। और इसी तरीके से जो सेकंड हाफ होगा, एक तो वही साधारण प्रिंसिपल लगेगा 375, लेकिन इस 375 पे फिर से ब्याज लगेगा। वो कितना लगेगा, फिर से 6/100 करना पड़ेगा इसका। ठीक है, किसका 375 का। तो इसका मैं कर देता हूँ 375 का 6/100 करूँगा। अब जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 3.75 इंटू 6 और 3.75 इंटू 6 जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 22.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 22.5। तो ये जो टोटल है ना ये क्या लगेगा, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। ठीक है, एक साल में अगर मैं हाफ ईयरली 12% का इंटरेस्ट रेट लगाता हूँ, और अगर केवल कंपाउंड अगर यहाँ पे केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो 375 और 375 सिंपल इंटरेस्ट होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज भी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पे भी इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 22.5। तो इन तीनों को मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी जो एक साल में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस वाले रेट से। जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7 और ये 7।